नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर अपनी बातें हैं वो शेयर करता हूँ और अपनी समझ के अनुरूप अपना जो भी नज़रिया है उसको मैं पेश करता हूँ। और उसका उद्देश्य सिर्फ़ यही रहता है कि हम आम जन में एक जागरूकता लेकर के आ सकें, सामान्य व्यक्तियों को ये बात समझा सकें कि क्या उनके लिए बेटर है और इस प्रकार से सोसाइटी कार्य करती है। पास्ट में भी हम जो लोग हैं वो बेटर हुए हैं क्योंकि जो लोग थे, जो जिन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते थे, उन्होंने हमें बताया और इस प्रकार से हमें आज़ादी मिली और इस प्रकार से हमारे देश में अभी तक जो हमने प्रगति करी, इस प्रकार से ही करी है। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं भी जो मेरी समझ है, जो मैंने सीखा है, समझा है, जो ज्ञान अर्जित किया है, उसको मैं आपसे शेयर करूँ। जब मैं किसी व्यक्ति को लेकर के बात करता हूँ, तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, वो मैं हमारे देश की चुनाव प्रणाली में जो उपचुनाव हैं, उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। उसके बाद में जो व्यक्ति चुनाव जीतते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि प्रियंका गांधी जी हैं, वो वायनाड से अभी नवनिर्वाचित सांसद बनी हैं और उनको सब बधाई दे रहे हैं। उनको मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और मुझे इस बात में मुझे इस प्रकार से यकीन आता है कि वो अच्छा कर सकती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जब मैं उनको सुनता हूँ और जब मैं उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इस प्रकार से हमारे संविधान में व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। माननीय राहुल गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और वायनाड से चुनाव लड़ा। दोनों जगह से उन्होंने जीत हासिल करी, तो वायनाड सीट को उन्होंने छोड़ दिया और वहां से अब उपचुनाव में प्रियंका गांधी जी सांसद बनी है। तो मैं इसमें ये बात रखना चाहता हूं कि यदि ऐसा नहीं होता संविधान में कि कोई व्यक्ति 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वायनाड से दोबारा चुनाव नहीं होते। तो इसमें जो पैसा खर्च हुआ है, जो समय लगा है, जनता ने फिर से सारी चीज पूरा, आप समझ सकते हैं कितना पैसा लगता है, जनता का भी समय जाता है, ये इससे हमारा बचाव हो जाता। दूसरा कारण होता है उपचुनाव होने का कि कोई व्यक्ति है जो पहले एमपी था या वर्तमान में एमपी है, तो उसने एमएलए का चुनाव लड़ लिया, या वर्तमान में एमएलए है तो उसने एमपी का चुनाव लड़ लिया और सीट को खाली कर दिया, जैसे कि अभी कई जगहों पर हुआ है। मैं 200 जिलों से बिलोंग करता हूं, राजस्थान के, तो वहां पर भी ऐसा हुआ है। इसमें मैंने पहले भी बात करी है। तो यदि आपको वोट मिला है एमएलए के लिए 5 साल, तो आप जनता को सर्व करें, जनता की जिम्मेदारियां निभाएं, जनता ने जो आपको जिम्मेदारी दी है। लेकिन क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो इससे भी वही चीजें होती हैं, पैसा लगता है, समय बर्बाद होता है। तीसरा ये होता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब वो सीट खाली हो जाती है, तो वो समझ में आता है। लेकिन मृत्यु भी संभावना कब बनती है? जब चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की, जिसने चुनाव लड़ा है, जो वर्तमान में एमएलए है, एमपी है, उसकी उम्र यदि बहुत ज्यादा है। सब जगह पर सारे जो सरकारी महकमे हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके अंदर कर्मचारियों की उम्र निर्धारित है 60 ईयर्स या 65 ईयर्स। तो कम से कम हम 60 मत करो, 65 मत करो, 70 ईयर्स, 70 साल तो आप तय करो कि 70 साल से ज्यादा व्यक्ति का, जो उम्र का व्यक्ति है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसकी शारीरिक कैपेबिलिटी इस प्रकार से नहीं है। उसके अनुभव के आधार पर और कुछ व्यवस्था हो सकती है संविधान में, वहां पर उनका अनुभव का हम फायदा ले सकते हैं। तो ऐसा हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सांसद कोई भी बने, एमएलए कोई भी बने, ज्यादा हम चेंज नहीं लेकर के आ सकते सोसाइटी में। तो पहला मेरा था कि उपचुनाव के अंदर लेकर के उपचुनाव को ये सख्त नियम बने, ताकि उपचुनाव होने की संभावना बहुत कम बने, ताकि जनता का समय खराब नहीं हो और हमारा जो टैक्स का पैसा है वो हमारी शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे पानी के लिए वो खर्च हो सके। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि नेताओं की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है, इसलिए सब जनसेवा करना चाहते हैं और नेता बनना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नेता बन गया तो वोट हासिल कर लिए, उसके बाद में वो अपने मजे में है। 5 साल तक जनता के बीच में जाए या ना जाए, जनता की जनसुनवाई करे या नहीं करे, कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आपने जनसुनवाई नहीं करी तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी, जैसे कि हम कर्मचारियों के साथ में होता है सरकारी महकमों में या प्राइवेट कर्मचारियों के साथ में। तो
जब तक आप नेता की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी बहुत अच्छा व्यक्ति आ जाएगा? क्यों आएगा बहुत अच्छा व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर? क्यों इतने सारे परेशानियों को झेलना चाहेगा? लाखों लोगों की समस्या को सुनना चाहेगा, इतने पैसे खर्च करेगा, लाखों करोड़ों रुपए, और झगड़ा करेगा, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए सब करता है, ताकि उसको बहुत पैसा मिलता है। आप जानते हैं सैलरी के रूप में करीबन 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलती, शायद ज्यादा अब तो बढ़ा दी गई है, और भत्ते मिलते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, रहना खाना बिजली सब फ्री होता है। तो सब ये जनसेवा करना चाहते हैं। ये जनसेवा का मोह है, वो खुद का मोह है, लोगों की जनसेवा से कोई मतलब नहीं है। तो ये तय करना पड़ेगा कि भाई कम से कम, जैसे आपको वोट दिया है तो 5 साल के लिए हमने आपको चुना है, तो 500 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, इसमें आप 500 दिन तो कम से कम, पूरे 5 साल का नहीं कह रहे हम कि पूरे 5 साल में आप हर दिन जनसुनवाई करो, लेकिन 500 दिन तो आप जनसुनवाई कर ही सकते हैं। ये तय करना पड़ेगा हमें। यदि हम नहीं करेंगे तो फिर ये हम आगे जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं कि हम विकसित देश बन जाएंगे, अभी हालत देख सकते हैं, बेरोजगारी किस रेट पे मतलब बढ़ती जा रही है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम नेताओं की जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, और जनता को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि नेता तो नहीं चाहेंगे कि भाई उनके लिए जिम्मेदारी तय हो, वो तो चाहेंगे कि उनके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं हो, जब चाहे कुछ भी कर सके, कुछ करे तो बढ़िया, नहीं करे तो बढ़िया। तो जनता को इस बात को उठाना पड़ेगा, तब जाकर के एक माहौल बनेगा, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीजें होती नहीं है। प्रयास हुआ तभी हमारा देश आजाद हुआ, एक दिन में तो नहीं हुआ, पर धीरे धीरे फिर वो आंदोलन बना, फिर सबके अंदर एक वो मानसिकता बनी। तो कोशिश करते रहना चाहिए। तो उसी दिशा में मैं भी ये प्रयास कर रहा हूं। जो भी लोग 2-10 लोग 15 लोग इसको देखेंगे, ज्यादा देखेंगे, तो उनके अंदर एक भावना निर्मित होगी, तो एक धीरे धीरे माहौल बनेगा। फिर ये नेताओं के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। नेता कोई भी आपसे वोट मांगने आता है तो आप एक पेपर ले सकते हैं, स्टाम्प पेपर ले सकते हैं, लिटरली मैं कह रहा हूं उस नेता से कि आप स्टाम्प पेपर ले लो और कह लो कि भाई इसके अंदर ये पॉइंट है, बिंदु है, आप कम से कम हमारे कॉलोनी में आए हैं, हमारे कस्बे में आए हैं, हमारे गांव में आए हैं, तो साल में 3 बार तो आप जनसुनवाई करेंगे ही करेंगे। दूसरा, आप हमारे लिए पानी की व्यवस्था, साफ पानी की व्यवस्था तो करेंगे ही करेंगे। आप सोचिए और समझिए इस बात को कि आजादी के इतने सालों बाद में भी, 75 साल से ऊपर हो गए, उसके बाद में भी यदि हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी पॉलिटिकल सिस्टम पर, हमारे नेताओं पर, और हमारी सोसाइटी के ऊपर भी, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर ही लोकतंत्र चलता है, सोसाइटी जैसा चाहती है। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा और नेता को प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो बिंदु के मैं बात कर रहा था, तो उस तरीके से आप बिंदु बना सकते हैं कि जैसा कि लिटरली मैंने कहा कि स्टाम्प पेपर पर उस पर आप साइन करवा सकते हैं उस नेता की, भाई साइन कर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है आपकी जाति क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है आपका धर्म क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है आप कहां रहते हैं, आप ये काम करोगे। लेकिन अब इसमें ये आती है कि वो अगर हार गया तो उससे आपने साइन करा लिए, लेकिन अगर वो हार गया तो हार गया, तब भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष के तौर पर वो काम करवाए जो व्यक्ति जीता हुआ है। जैसे मैं एक गांव से आता हूं, उसका नाम मान लो ए है, अब हमने तो मान लो वोट किया, पूरे गांव ने मिलकर के उनको वोट किया, लेकिन दूसरे गांव ने नहीं किया, और जब ऑल ओवर पूरे वोट्स की जब काउंटिंग हुई, तो जिस व्यक्ति को ए, हमारा जो गांव था उसने वोट किया है, वो हार गया। तो जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको वोट तो मिले ही हैं। जैसे मैं राजस्थान के दौसा जिले से बिलोंग करता हूं, यहाँ पर दौसा जो असेंबली, अभी यहाँ पे बाई इलेक्शन हुए, यहाँ से जगमोहन मीणा जी चुनाव जीते हैं। फिर मैं कह दूं ये व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं। अभी मैंने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बारे में बात करी, अभी मैं जगमोहन जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, मैं ऑल ओवर सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा हूं। इस बात को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कई बार व्यक्ति इतना समझते नहीं है और कहते हैं कि भाई तुम तो उसके समर्थक हो इसलिए बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है, या उसके समर्थक नहीं हो तो इसलिए बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैंने उनको क्वेश्चन किया जो कांग्रेस पार्टी से, अभी बीजेपी के जो है उनको क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि ये सब ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो मैं दौसा की बात कर रहा था, दौसा से जगमोहन जी चुनाव हार गए, मात्र 2300 वोटों से चुनाव हारे। तो अब मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं अभी गौशाला संभालूंगा मैं। तो क्यों, क्या आपको 72,000 के आसपास वोट मिला तो लोगों ने आपको चुना ही है, तो थोड़े से मार्जिन से आप बच गए, नहीं तो आप चुनाव जीतने वाले थे। तो जिन्होंने आपको वोट किया तो
के प्रति क्या आपका दायित्व नहीं बनता है क्या? तो ये ऑल ओवर तमाम सीटों पे है, जहां भी बाई इलेक्शन हुए हैं पूरे देश के अंदर, तो जो भी चुनाव हारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां जाकर के जन सेवा करें, और जो व्यक्ति जीता है उसको बाध्य करे वो सब काम करवाने के। जगमोहन जी कह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा विकास करना चाहता था दौसा का, बहुत बड़े स्तर पर, तो अब क्या हो गया? अभी भी बीजेपी की सरकार है, यहां से कांग्रेस के चुन लिए, उनको आप साथ में लीजिए। यही तो होता है मिलकर के हमें काम करना, यही तो होता है देश के लिए सच्चे सही दिशा में सोचना, कि खुद का फायदा था तभी हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये तो क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है, तो जनता को ये सवाल पूछने ही पड़ेंगे, कास्ट से परे, जात अपनी धर्म से परे, क्षेत्र से परे, भाई हमें काम कर जाओ, हमारा काम कर जाओ, हमें नहीं चाहिए कि आप किस जाति के हो। जैसे हम हमारे घर के अंदर हमें पेंट करवाना है, तो हम क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि जो बेस्ट पेंट करता है हमें वो चाहिए, हमें उसकी जाति से कोई मतलब नहीं है, वो कहां से आया है वो हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि वो अच्छा पेंट करता है, तो उसको हम पैसा देंगे और वो हमारा पेंट करके चला जाएगा। ऐसे ही नेता है, उसको हमने वोट किया है, तो हमारे लिए वो अच्छी सड़क बनाएगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छे पार्क बनाएगा, खेलने के लिए मैदान बनाएगा, अच्छा पानी की व्यवस्था करेगा। तो ये जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता तय करती है। अभी जैसे मैं भी सोच रहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़के भी मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा कुछ है। जब तक सिस्टम के अंदर आप फिर यदि जिम्मेदारियां तय हो गई तो फिर कोई भी बनो, फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चाहे से ए चुनाव जीतता है या बी जीतता है, सी जीतता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां हो तो करेगा ही करेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा देश, हम जो सोच सकते हैं उसके लिए विकसित भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, 4 चीजें जो जरूरी है, मेरे कहने से मतलब नहीं, जो है मैं तो वही बताता हूं जो है। पहला, करप्शन, किस प्रकार से नेता अधिकारी आपस में मिलकर के करप्शन करते हैं आप सब जानते हैं, रोजाना खबरों में चीजें आती हैं, अखबारों में आती है, ये तो वो है जो आ जाती हैं, बाकी कितनी चीजें छिप जाती हैं वो भी आप जानते हैं। दूसरा, एजुकेशन को सही बनाना पड़ेगा, वैल्यू बेस्ड, जहां पर वैल्यू बेस्ड हमारी जो प्राचीन सिस्टम में थी, शिक्षा जो था हमारा प्राचीन भारत के अंदर शिक्षा पद्धति थी, और स्किल बेस्ड शिक्षा बनानी पड़ेगी। तीसरा है एनवायरमेंट को लेकर के, पर्यावरण को ठीक करना ही पड़ेगा। आपने बहुत अच्छे मकान बना लिए, बहुत अच्छी फैक्ट्री आपने बना ली, बहुत अच्छे स्कूल्स बना लिए, दिल्ली का आप उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन यदि साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है, तो सब बेकार है, और आपकी बौद्धिकता पर, आपके विकास पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो पर्यावरण को भी हमें उसको संरक्षित करते हुए उस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और चौथा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉपुलेशन। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो कितना भी कर लो, यदि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बेतहाशा जैसे बढ़ रही है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कितना भी, क्योंकि कितना साधन संसाधन है वो कम ही पड़ेंगे यदि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने की दिशा में भी सरकार को नियम बनाने ही चाहिए। कुछ भी नियम हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट बैठ सकते हैं, जैसा कि यदि किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब और भी नियम बन सकते हैं। मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, और भी एक्सपर्ट बैठ सकते हैं और ये निर्धारित कर सकते हैं इस बारे में। तो 4 चीजें मैंने बताया आपको, उनके करप्शन को रोकना, जनसंख्या वृद्धि को रोकना, और एनवायरमेंट को ठीक करना, उसको संरक्षित करते हुए आगे बढ़ना, और एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड और स्किल बेस्ड बनाना। और जैसा कि मैंने 2 चीज के बारे में बताया, चुनावों को, जो उपचुनाव है उनको रोकने की दिशा में, क्योंकि बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है, उनको रोकने की दिशा में क्या काम हो सकता है। दूसरा, आपका जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए नेताओं की, जैसे कर्मचारियों की जिम्मेदारियां तय होती है कि यदि आपने काम नहीं किया तो आपको फायर कर दिया जाएगा, या आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, या आपका प्रमोशन नहीं होगा, वैसे नेताओं के साथ में भी होना चाहिए कि यदि आपने अगर पानी की व्यवस्था नहीं करी, गांव के अंदर आरओ का प्लांट तो होना ही चाहिए, बच्चों के लिए पार्क तो होना ही चाहिए, खेलने के लिए मैदान तो होना ही चाहिए। आजादी के इतने सालों बाद भी यदि हम मूलभूत सुविधा, साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि एक जागरूकता आए लोगों में, और धीरे धीरे मुझे पता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार से चीजें फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार से धीरे धीरे ही चीजें बनती है। हमारे देश को भी आजादी एक दिन में नहीं मिल गई थी, बहुत सालों का समय लगा था। तो ये शायद 10 लोगों तक, 20 लोगों तक, 25 लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप इसको वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो और लोगों तक ये बात जाए, तो आप शेयर इसको करें, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल ऐसा एजेंडा नहीं है, तो ताकि ये और लोगों तक जा सके। उम्मीद है कि इस प्रकार से चीजें करने से काफी चीजें ठीक होंगी भविष्य में, और इसी उम्मीद को, रास्ता को लेकर के मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूं, और आपका इस प्रकार से सपोर्ट मिलता रहेगा। धन्यवाद।